नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITN में। आज हम लोग यूनियन बजट जो बजट पेश हुआ है 15 फरवरी को, जिसे निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस जो बजट में क्या क्या अच्छाई चीज़ है, क्या क्या अच्छा है और क्या क्या मतलब इन सब चीज़ों में लाया गया है और कहाँ कहाँ इस बजट में चेंजेज करने का प्रावधान जो किया गया है वो कुछ अलग ढंग से किया गया है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनियन बजट 15 फरवरी 2021 को ये पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने इसे पेश किया है, फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने इस बार के जो बजट है वो कुछ अलग ढंग से पेश किया है। इस बार उन्होंने डिजिटल वे में बजट प्रस्तुत किया है कि डिजिटल वे में पेश किया है, टैबलेट के थ्रू। तो इस बजट में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इस बजट में हेल्थ केयर को देखते हैं। तो हेल्थ केयर पे क्या है कि इस बजट में हेल्थ केयर पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो हेल्थ केयर में ध्यान देने का उद्देश्य भी है कि इस बार जो कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं, और उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। तो सरकार ने 2.2 लाख करोड़ हेल्थ सेक्टर में खर्च दिया है। और हालांकि क्या है कि इसमें हर साल ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कोविड-19 के लिए खर्च, कोविड का जो वैक्सीन है उसके लिए खर्च हो जाएगा। तो ये जो पैसा है ये हर साल नहीं मिलेगा। तो हेल्थ सेक्टर में फिर भी जो गवर्नमेंट है, जो फाइनेंस जो बजट है उसमें बताया गया है कि हेल्थ सेक्टर में काफ़ी खर्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं PLI स्कीम। PLI स्कीम क्या है? तो PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसके थ्रू क्या है कि जो नई नई कंपनी है, जो स्टार्टअप कंपनी है, उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरह की स्कीम को लाया गया है। सरकार ने कई नई सारी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाया है। उसमें क्या लाया गया है? उसमें एक स्टार्टअप कंपनियां जो हैं उनके लिए टैक्स हॉलीडे का प्रावधान किया गया है। अब ये टैक्स हॉलीडे क्या है? तो टैक्स हॉलीडे क्या है कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अभी स्टार्टअप हुई है उनके लिए 2-3 सालों तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई पेपर वर्क नहीं किया जाएगा। आप आराम से आइए, स्टार्टअप कीजिए, काम कीजिए और अपने कंपनी को स्टैब्लिश कीजिए। तो ये PLI स्कीम के थ्रू सरकार ने बहुत सारी कंपनियों के लिए नई नई योजनाएं लाई हैं, सो दैट कि वो अपनी कंपनी को भारत में स्टैब्लिश कर सकें। नेक्स्ट में FDI। अब FDI में क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इस FDI के थ्रू क्या किया गया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 74% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सीमा जो है 74% कर दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में। हालांकि ये बात हम सभी जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही BJP वालों ने और मोदी गवर्नमेंट ने FDI का कड़ा विरोध किया था। इसमें RSS संगठन भी विरोध में शामिल थे। हालांकि ये अलग बात है। खैर, हम FDI की बात कर रहे हैं। तो FDI में क्या है? FDI में इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। तो ये अच्छी बात है, किसी भी देश को बढ़ावा देने में FDI होना चाहिए। FDI ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं MSME में। इस बजट में के थ्रू ही हम लोग बात करें, इस बजट में क्या क्या है उन सभी चीज़ों को देख रहे हैं। तो MSME में देख लेते हैं कि क्या है। MSME में 3 कंपनियों को जगह दिया गया है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इन 3 कंपनियों को बढ़ावा दिया गया है। भारत सरकार ने सूती वस्त्र अर्थात कपड़ा उद्योग को काफ़ी बढ़ावा दिया है। जो सबसे ज़्यादा अगर रोजगार किसी क्षेत्र में है तो वस्त्र के क्षेत्र में है, सूती वस्त्र के क्षेत्र में है और कृषि के क्षेत्र में है। हालांकि सूती वस्त्र और कृषि जो है ये असंगठित क्षेत्र में आता है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र मतलब कि जहाँ पे सैलरी फिक्स नहीं हो, छुट्टी फिक्स नहीं हो, फिक्स नहीं होता है कोई भी चीज़। ठीक है, और उनका जो काम करने का तरीका था वो भी फिक्स नहीं है, आज है तो कल नहीं है। जबकि संगठित क्षेत्र जिसमें सैलरी फिक्स हो, छुट्टी फिक्स हो, जैसे रेलवे ने बहुत सारे जॉब्स दिए हैं। भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर संगठित क्षेत्र में कहीं पे जॉब है तो रेलवे में। हालांकि अब नहीं है, उसका भी एक अलग रीज़न है, क्योंकि रेलवे के बहुत सारी चीज़ों को निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो वो अलग चीज़ है। तो संगठित क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जॉब देने वाला अगर कोई है तो वो रेलवे है, अब नहीं है। ठीक है, तो सूती वस्त्र को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। साथ ही सरकार ने 2 लाख नई कंपनियों को MSME का दर्जा दे दिया है। जो सरकार ने क्या किया है कि जो 2 लाख कंपनी को MSME का दर्जा दे दिया है, इसलिए दर्जा दे दिया है कि वो छोटी छोटी कंपनियां हैं तो रजिस्टर करेंगी और वो एक्सपैंड करेंगी, तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा और स्टार्टअप वो कर सकते हैं।
जिन्हें एमएसएमई का दर्जा मिल जाता है सरकार उन्हें कुछ छूट देती है। अब यहाँ पे क्या है कि एमएसएमई मिलने के पीछे एक ये भी है कि जो एमएसएमई का जिनको भी दर्जा मिल गया है उन्हें सरकार की तरफ से छूट भी मिलेगा। छूट क्या होगा, तो छूट में उन्हें पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, उन्हें 2-3 सालों तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आइए कंपनी को स्टार्ट कीजिए और चलाइए, रन कीजिए, कमाइए और इंडिया में उसको एक्सपेंड करिए। नेक्स्ट में क्या है कि बैंकों में जो, हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी बैंक जो है बैंकों से लोग पैसा लेके बहुत सारे लोन लेके भाग जाते हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर चले जाते हैं, सेटल कर जाते हैं, तो उसमें बैंकों का काफ़ी नुकसान होता है जिसके कारण बैंक बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके लिए भी बजट में एक प्रावधान किया गया है कि बैंकों पे बढ़ रहे बोझ को ध्यान में रखते हुए एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है जैसे मान के चलिए किसी ने लोन लिया बैंक से 50-60 करोड़ लेते हैं और लेने के 50-60 करोड़ लेने के बाद, लोन लेने के बाद भाग जाते हैं या फिर सरेंडर कर देते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता था पहले कि लोग जब लोन लेते थे तो जब तक बहुत सारा अमाउंट लेकर भाग नहीं जाते थे तब तक सरकार उनका पासपोर्ट सीज नहीं करती थी, उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती थी। लेकिन अब इस बजट के थ्रू एक रूल को लाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 20 लाख से ज़्यादा के अमाउंट को लेकर भाग जाता है, 20 लाख अगर अमाउंट को लेकर भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके जितने भी चीज़ें होंगी उनको जब्त कर लिया जाएगा, पासपोर्ट वगैरह सीज कर लिया जाएगा। तो ये एनपीए के तहत है। सरकार ने 2 बैंकों को मर्ज करने की बात कही है, हालांकि कौन से बैंक है इसका खुलासा नहीं किया है। अब आ जाइए एनआरआई में क्या प्रावधान किया गया है, इसको देख लेते हैं। एनआरआई जो इंडिया से बाहर में रहते हैं, जो विदेश कमाने के लिए जाते हैं, उनको हम लोग एनआरआई कहते हैं। इंडिया भारत से लगभग 55 से 60% लोग जो है 55 से 60 लाख लोग जो है एनआरआई हैं जो भारत से बाहर में रहते हैं। तो इस बजट में एनआरआई को भी ध्यान में रखा गया है। ओपीसी खोल सकते हैं। अब ये ओपीसी क्या है, 1% कंपनी है। आप एनआरआई अगर हैं तो भारत में 1% कंपनी को खोल सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा झंझट था, तामझाम था कि आप अगर कंपनी खोलते हैं तो डायरेक्टर रखिए, वाइस प्रेसिडेंट रखिए और बहुत सारे मार्केटर रखिए, सीईओ रखिए, बहुत सारी चीज़ें। अब वैसा नहीं है, आप 1% होके कंपनी खोल सकते हैं। बाकी सभी जितने भी स्टाफ हैं तो उनको हायर कर से सैलरी बेसिस पे रख सकते हैं। तो सरकार ने इसका भी प्रावधान किया है और इसलिए किया है कि जो एनआरआई है वो इंडिया में अपने कंपनी को खोल सके, एक्सपेंड कर सके, ताकि उस सेक्टर में भी रोजगार हो सके। और एनआरआई है तो बाहर में भी जाके कमा सकते हैं। एनआरआई क्या करते थे, विदेश में रहते हैं, वहीं पे कंपनी खोलते हैं और वहीं पे एक्सटेंड करते हैं, तो इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए सरकार ने इस तरह का एक नया योजना लाया है, ओपीसी 1% कंपनी, एक नई योजना एनआरआई के तहत लाया है। अब बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। तो रोड ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। इसमें क्या है कि सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम किया है तो रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे वगैरह बनाने में। आपको बता दें कि अराउंड 85,000 किलोमीटर का नया एक्सप्रेस बनाने का जो लक्ष्य है वो इस बजट में दिखाया गया कि 8500 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। और प्रतिदिन हर डेली जो है 22 किलोमीटर का लक्ष्य लिया गया है, ठीक है। तो ये एक सरकार का सबसे अच्छा ये एक चल रहा है कि रोड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें बढ़िया काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में भी एक नया चीज़ को जोड़ा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, इस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या किया गया है कि घरों में जो भी बिजली आती है, अब बहुत सारी कंपनियां होंगी। उस कंपनियां क्या होंगी कि जो आप किसी भी कंपनी से आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 कंपनी होगी, नहीं, बहुत सारी कंपनियां होंगी, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग अभी सिम सेलेक्ट करते हैं, रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, बहुत सारी हैं नेटवर्क कंपनी। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी कंपनी होंगी, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किससे लेना चाहते हैं। अगर किसी की सर्विस अच्छी है तो उससे ले सकते हैं, नहीं अच्छी है तो नहीं ले सकते। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें अभी आने में टाइम है, 2-3 सालों का टाइम लग सकता है। नेक्स्ट में है आईटीआर। और आईटीआर में क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ छूट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी एक छूट ये दिया गया है कि जो 75 साल से के लोग हो चुके हैं या उससे ज़्यादा के जो हो चुके हैं, जो जिन्हें पेंशन मिलता है, उन्हें आईटीआर का टेंशन नहीं होगा। उन्हें जो भी पैसा पेंशन मिलेगा वो डायरेक्ट बैंक से काट कर ही मिलेगा। तो ये इसके बाद भी और भी चीज़ है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं,
ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग कि सरकार का खर्च कहाँ कहाँ होता है, सरकार को इनकम कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो इनकम होता है वो उधार, मतलब सरकार ऋण लेती है, उधार लेती है, वो 36% उधार लेती है। ठीक है, उस पर GST उसे 15% और ITR 14%, कॉर्पोरेट टैक्स 40, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से सरकार को इनकम होता है, सरकार का ठीक है इनकम होता है। अब देख लीजिए कि यहाँ पे जो खर्च है वो सरकार को खर्च कहाँ कहाँ होता है, तो 20% जो खर्च होता है वो ब्याज देने में खर्च हो जाता है। यहाँ पे स्टेट है स्टेट को 16% देना पड़ता है, जितना वो टैक्स देती है उसका कुछ 16% देना। योजना जो है, योजना पे बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार चलाती है, तो उस पर लगभग 14% का जो खर्च हो जाता है भारत सरकार का। अब आ जाइए हम बात करते हैं, एक होता है प्राइवेटाइजेशन और दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या है कि सरकार अपनी बहुत सारी चीज़ों पर डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ऐसा होता है कि जब भारत सरकार कोई चीज़ को संभाल नहीं पाती है, किसी चीज़ को अपने अंडर में नहीं रख पाती है, उनसे मैनेज नहीं हो पाता है, तब वो प्राइवेट कंपनी को सौंप देती है। उसी सब चीज़ों में से देख लीजिए क्या हो रहा है, सरकार अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट को दे देती है। सरकार अपने ज़्यादा चीज़ों पर डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जिसमें से रेलवे एक सबसे बड़ा उस रेलवे को डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। कहा जा रहा है कि रेलवे को निजीकरण कर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइज्ड कर दिया जा रहा है। एक्चुअली में क्या है कि रेलवे को निजी हाथों में सौंप दिया जा रहा है, उसके बदले सरकार को पेमेंट मिलेगा, पैसे मिलेंगे। सरकार का ये सोचना है कि अगर निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा तो हमें पैसे अच्छे से आएंगे। इसका मतलब है कि सरकार इसे मैनेज करने में विफल हो जा रही है। तो सरकार जैसे रेलवे की फालतू पड़ी ज़मीनें उसे लीज पर दे दिया जाएगा। जो भी रेलवे की बहुत सारी ज़मीनें आप देखेंगे कि 3-4 लाइनें बिछी हुई है, उसके अलावा भी बहुत सारे जगह है, तो उस खाली पड़ी ज़मीन को सरकार लीज पर दे देगी और रेलवे के जितने भी स्पेयर पार्ट्स है उसे सरकार बेच देगी। अब देखिए उसमें स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि रेलवे के पास जितनी सामान है उसे तो कोई छूता नहीं है, क्योंकि उसे बेचना है कानूनन गुनाह है, कानूनन अपराध है। इसीलिए जो भी स्पेयर पार्ट्स है तो उसे सरकार उसे बेचेगी और उससे जो पैसे आएंगे उसे खर्च करेगी। किस पे? 40 लाख करोड़ का वादा किया है सरकार ने इस बजट में कि वो 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो देखिए घर का सामान बेचकर फिर वो जो पैसे आएंगे उसी को फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, खैर आगे हम लोग देख लेते हैं। LIC की भी अपनी हिस्सेदारी सरकार बेचने जा रही है और एयर इंडिया को भी प्राइवेट किया जाएगा। ठीक है, कॉन्कर कंटेनर जो है उसे भी डिसइन्वेस्टमेंट करेगी सरकार और BPSL की कुछ हिस्सेदारी को भी बेचेगी प्राइवेट के हाथों में, उसे भी निजीकरण करने की बात सरकार सोच रही है, क्योंकि उनका मानना है कि BPCL फायदे में चल रहा है, इसीलिए हम उसकी कुछ हिस्सेदारी को डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं निजी हाथों में सौंप पर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इस बार सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार की जो बात है वो है कि 40 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, जबकि ऐसा कहना है कि कोविड-19 के कारण हमारा हाथ जो है खाली है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमारे बेचने के बाद हमारे पास जो पैसे आएंगे तो 40 लाख करोड़ हम खर्च करेंगे भारत में सभी चीज़ों के लिए। खैर ठीक है, अब देख लीजिए ट्रांसमिशन लाइन को भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, सभी चीज़ों को प्राइवेटाइज करके उससे जो पैसे आएंगे और उसी से हम देश की उन्नति करेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। गैस पाइपलाइन प्लानिंग एक चल रही है कि गैस पाइपलाइन जो है वो घर में ही एक पाइपलाइन दे दी जाएगी, जितना चाहिए उसको यूज़ कीजिए, नहीं चाहिए नहीं यूज़ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग है। अब ऐसा नहीं है कि सिलेंडर लेकर ढोने की जो समस्या थी वो खत्म होने जा रही है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस बजट में जैसे गैस पाइपलाइन प्लानिंग हो गया, ऐसा नहीं है कि ये कल आ जाएगा, परसों 6 महीने नहीं, इसमें टाइम लगेगा, 2-3 साल लग सकते हैं और लगेंगे ही। पुरानी गाड़ियों को मार्केट से हटाने की सोच रही है सरकार, जिसमें 20 साल की अगर कोई पर्सनल गाड़ी है तो उसे आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, और 15 साल की जो कमर्शियल गाड़ी है उसे भी बेचना पड़ेगा। तो इन सब गाड़ियों को हटाने के बाद लगभग सड़कों पर से 1.5 करोड़ गाड़ियां कम होंगी और गाड़ियों के में कम होने की वजह से प्रदूषण भी बचेगा और ये गाड़ियां फिर से रिन्यू होंगी। और हो सकता है कि इन गाड़ियाँ जो भी 1.5 करोड़ जो गाड़ियाँ हटेंगी मार्केट से, उसके कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है सस्ता हो सकता है, उसके स्पेयर पार्ट सस्ते हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, लेकिन वो तो समय आने पे पता चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है गाड़ियों का जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। तो ऐसा मानना है कि 1.5 करोड़ गाड़ियाँ जो है सड़कों पर से हटेंगी, जो 20 साल पर्सनल यूज की गाड़ी है वो हटा दी जाएंगी और जो
कमर्शियल गाड़ियां हैं जो 15 साल की है उन्हें भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, गाड़ियों में एयर बैग एंड एबीसी मैंडेटरी कर दिया गया है। कम से कम जो आगे की सीट, ड्राइवर सीट और फ्रंट सीट जो होता है उसके लिए एयर बैग एंड एबीएस जो होता है, एबीएस चक्के को फिसलने से रोकता है, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है। और भी कुछ चीजें हैं जिन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया है, जैसे मोबाइल और उसके पार्ट्स, ऑटोमोबाइल और उसके पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, सोलर पैनल। सबसे बड़ी इसमें गलती हुई है, सोलर पैनल के जो है उसके ऊपर टैक्स को बढ़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि सोलर पैनल जो है नई चीज है, लोगों को यूज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस पे टैक्स बढ़ाकर और इसके यूज को रोकने की कोशिश की गई है। ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीजें आई है, हम उनको भी देख लेते हैं।